गुण संधि में क्या होगा, यहां पर ये पूर्व पद का अंत है, डी का मतलब तो समझ में आ ही गया है, ये पूर्व पद का अंतिम। तो पूर्व पद के अंत में अगर अ या आ हो, ठीक है, पिछले वाले में क्या था, अ ई उ, इसमें से आ को यहीं रखो और इधर वाले को अब इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा, गुण संधि। देखिए सिंपल। तो यदि पहले लिखे हुए शब्द के लास्ट में छोटा आ या बड़ा आ है और बाद में लिखे हुए शब्द के स्टार्ट में ई है, ऊ है, री है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अच्छा छोटे बड़े का तो मतलब है ही नहीं कोई, बस स्वर वही होना चाहिए, ठीक। तो यहां पर क्या है, अगर पहले लिखे हुए शब्द के लास्ट में छोटा आ या बड़ा आ में से कुछ है और बाद में लिखे हुए शब्द के स्टार्ट में छोटी, छोटा ऊ, री या फिर बड़ी, बड़ा ऊ, इसमें से कुछ, तो इनके पास आने से जो चेंज आएगा वो चेंज गुण संधि कहलाएगा। तो चेंज आएगा क्या, चेंज ये आता है कि अगर अ और ई, छोटे बड़े का अंतर खत्म, केवल अ और ई की बात करिए कि अगर अ और ई पास पास आएंगे तो जो चेंज आएगा वो क्या होगा, ए, और अगर अ और उ पास पास आएंगे तो जो चेंज आएगा वो क्या होगा, ओ, और अगर अ और री पास पास आएंगे तो जो चेंज होगा वो क्या होगा, अर। तो देखिए इसके ये पास आए ए, ये पास आए ओ, ये और ये पास आए तो अर, ठीक। ये है गुण संधि। देखिए कैसे, यहां लिखा हुआ है यथा, यहां लिखा है इष्ट, इष्ट का मतलब क्या होता है, मन चाहा। तो यहां लिखा है यथा, तो यथा के लास्ट में क्या है जरा तोड़िएगा, था प्लस अ, और इसकी शुरुआत में क्या है, ई। तो आ और ई पास में आ गए तो ये मिलकर के क्या बनाएंगे, ए। तो ये ए इस था के साथ लगेगा तो अब ये क्या हो जाएगा, थे। तो पहला वाला शब्द जो कि यथा था अब क्या हो जाएगा, यथे, ठीक। और दूसरे वाले शब्द में देखें तो ई यूज हो गया, बचा क्या है, आधा श और ट, तो ये यहां आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यथेष्ट, ठीक। अब देखिए यहां तो ई आया था, यहां ऊ आ रहा है, ये वाला शब्द वही है, यथा प्लस उचित, तो यहां पर क्या आ रहा है, था प्लस आ में बड़ा आ, और यहां उचित की शुरुआत में क्या आ रहा है, छोटा ऊ। तो आ और ऊ पास में आते हैं तो आ और ऊ पास में आएंगे तो क्या बनता है, ओ, तो ये चेंज हो गया ओ में। अब ये ओ इस था के साथ लगेगा तो क्या हो जाएगा, ओ। तो पहला वाला शब्द जो कि यथा था अब क्या हो जाएगा, यथो। इसके पहले वाले में क्या हो गया था, यथे, अब क्या हो गया है, यथो। और ये जो चित है इसे तो नो चेंज वाला है ना, ये तो इसमें तो कोई चेंज होता नहीं, तो ये एज इट इज यहां आ गया, तो शब्द क्या बन गया, यथोचित, ठीक। तो यथेष्ट का मतलब जैसा चाहा, जैसा चाहा गया, यथोचित मतलब जैसा उचित था। अब देखिए महा प्लस ऋषि, तो महा में लास्ट में क्या है, ह प्लस अ, ऋषि की शुरुआत में क्या है, री, आ और री पास पास आएंगे तो क्या हुआ, अर। अर में एक चीज ध्यान रखिएगा कि र आधा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक, अर। अब यहां पर जरा नोटिस कीजिए, ये अर जब इस आधे ह के साथ जुड़ेगा तो अर के शुरुआत में क्या है, छोटा आ, तो ये छोटा आ जब इस ह से मिलेगा तो ये ह क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया ह, लेकिन र आधा रहेगा। आप लोगों ने ये पढ़ा था ना, का इज इक्वल टू का प्लस अ, पढ़ा था। तो अगर ये पढ़ा था तो ये बताइए ह इज इक्वल टू क्या होगा, अ प्लस अ, ठीक। तो यहां पर देखिए अर के शुरुआत में अ है और ये ह, तो ह हो गया पूरा और र आधा, तो ये क्या हुआ, हर। तो पहला वाला शब्द पहले क्या था, महा, अब क्या हो गया जरा रेड कलर से देखिए, महर, और यहां पर री यूज हो गया और उसका बचा क्या है, शी, तो शी तो एज इट इज आ गया यहां पर।
अब याद कीजिए, आपको रेफ का नियम बताया गया था, 4 र बताए गए थे ना, एक ऐसे करके, फिर एक नीचे डबल करके, फिर एक ऊपर उड़ा करके, बताया गया था ना 4। तो उसमें ये बताया गया था आपको कि आधा र अगर कहीं पर आता है तो उसके ठीक बाद आने वाले स्वर की मात्रा के ऊपर, वो मात्रा के चिन्ह के ऊपर लगाया जाता है। तो यहां पर जो है वो स्वर की मात्रा के चिन्ह के ऊपर लगा, तो क्या बन गया, महर्षि। ठीक इसी तरीके से यहां देख लीजिए, देव प्लस इंद्र, तो यहां पर क्या है, व प्लस अ, यहां है ई, तो अ और ई मिले तो क्या बना, ए व के साथ जोड़ा गया तो क्या बन गया, वे। तो पहला वाला शब्द क्या था, देवे, अब क्या हो गया, सॉरी देव, देव अब क्या बन गया, देवे। अब ये अनुस्वार और ये द्र ये बचा हुआ है, क्योंकि ये संधि में शामिल नहीं हुआ था, तो ये एज इट इज यहां पर आ गया। ठीक, यथा प्लस उक्त, तो यहां पर क्या है, थ प्लस आ, उक्त के यहाँ उ, तो आ और उ मिलकर के क्या बनाएंगे, ओ, ये ओ था के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, थो। तो पहला शब्द क्या हो गया, यथो, और उसके बाद यहां पर उ यूज हो गया, बचा क्या है, आधा का और था, तो ये आ गया यथोक्त। अब जरा यहां पर देख लीजिए, इस जगह पर ठीक, यहां देखिए, सप्त प्लस ऋषि, तो सप्त में लास्ट में क्या है, त प्लस अ, और ऋषि के यहाँ री, तो अ और री मिलता है तो क्या बनता है, अर, और यहाँ पर ता है, तो जब ता के साथ इसको जोड़ेंगे तो ता और आ मिलकर के ता पूरा हो जाएगा, और रा ऐसा रहेगा, तर। तो अब पहला शब्द क्या हो गया, सप्तर, और ये शी सीधे सीधे आ गया, तो शब्द क्या बन गया, सप्तर्षि। यहां देखिए, राका प्लस ईश, राका प्लस ईश में अगर आप देखें तो क प्लस आ और इधर ई, तो आ और ई मिले ए बना, ए क के साथ जुड़ा तो के हो गया, पर रा का क्या हो गया, राके, और ई यूज हो चुका, बचा क्या है, श, तो अब ये क्या बन जाएगा, राकेश। राकेश किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है राकेश। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट समझिए, राका का मतलब क्या है, राका का मतलब होता है रात, लेकिन कौन सी रात, तो राका कहते हैं पूर्णिमा की रात को। क्यों, क्योंकि उस दिन जब चंद्रमा निकलता है तो उस रात का स्वामी कौन है, चंद्रमा है, क्योंकि पूर्ण रूप में निकलता है, पूरे रूप में, तो इसलिए उसको कहते हैं पूर्णिमा। ठीक है, और शर्वरी कहते हैं चांदनी रात को, और तारों भरी रात को कहा जाता है विभावरी, और निशीथ कहते हैं आधी रात को। आपके यहाँ एक क्वेश्चन बहुत आता है, लगभग लगभग हर बार ही पूछ लेते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, और वाक्यांश के लिए एक शब्द में अगर आप देखें तो आधी रात का समय, इसके लिए एक शब्द क्या है, निशीथ, वो यहां लिखा है। ठीक, या फिर आधी रात का समय लिख करके पूछेंगे, या फिर मध्य रात्रि का समय, तो मध्य रात्रि का समय, 4 शब्द हैं, 4 शब्दों की जगह एक शब्द इस्तेमाल हो जाएगा, निशीथ, इसी को कहते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तारों भरी रात को क्या कह देंगे, विभावरी। हो सकता है कि शायद आपको बचपन में जब आप और छोटे रहे हो, अभी भी बचपन ही है आपका, लेकिन जब आप और छोटे रहे हो तो आपको एक कविता स्कूल में पढ़ाई गई हो, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। तो विभावरी का मतलब यही है, तारों भरी रात। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, अंत्य प्लस उदय, तो अंत्य प्लस उदय में यहां पर यह है, तो यह प्लस अ, और उदय के शुरुआत में उ है, और उ मिलेंगे तो क्या बनता है, ओ, य और ओ मिलेगा तो यो हो जाएगा। तो पहला वाला शब्द जो कि अंत्य था, अब क्या हो गया, अंत्यो, और उदय का उ यूज हो चुका, दय बचा है, दय एज इट इज आ गया, तो क्या बना, अंत्योदय। इसी तरीके से यहां देखिए, गण प्लस ईश, तो यहाँ पर ण प्लस अ है, यहाँ ई है, अ और ई मिलकर के ए बनाएंगे, ए ऋण के साथ लगेगा तो णे हो जाएगा, तो पहला वाला शब्द जो गण था अब गणे हो जाएगा, और उसके बाद ई यूज हो चुका है, श एज इट इज आएगा, तो शब्द क्या बनेगा, गणेश। नव प्लस ऊढ़ा, ऊढ़ा बोलते हैं यंग लेडी को। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के एडल्ट जो है उसको कह रहे हैं, वयस्क जो है वो 18 साल से ऊपर की जो है उसको हम कहते हैं। नव प्लस, अब तो खैर 21 साल बोलना चाहिए,
क्योंकि दरअसल जो शब्द बन रहा है ना नवोढ़ा, वो नवविवाहित स्त्री को कहते हैं। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द में। वह स्त्री जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? नवोढ़ा। कैसे बनता है? नव प्लस ऊढ़ा। तो नव मतलब नया, ऊढ़ा मतलब यंग लेडी। तो यहां पर व प्लस अ है और यहां ऊ है, तो अ और ऊ ये आपस में मिले तो क्या बन गया? ओ। तो अब ये ओ इस व के साथ लगेगा तो क्या हो गया? वो। तो पहला शब्द क्या हो गया? नवो। अब ऊ यूज हो चुका है, ढ़ बचा है, ढ़ यहां आ गया तो क्या बना? नवोढ़ा। यहां देखिए राज प्लस ऋषि, तो ज है तो ज प्लस अ, और यहाँ री, अ और री मिलकर के अर बनाएंगे, और अर जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये अ इस ज को तो पूरा कर देगा, तो ज पूरा हो गया, लेकिन रा तो आधा रहेगा, तो क्या हुआ? जर। तो ये मिलकर के क्या बन गया? राजर, और ये शी यहां आ गया, तो पूरा शब्द क्या बना? राजर्षि। ठीक। अब इसका एक्सेप्शन देख लीजिए जरा, अपवाद, गुण संधि का अपवाद देखिए। अपवाद में दो शब्द आपको देखने हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, अक्सर पूछे जाने वाले शब्द हैं। ठीक। अक्ष प्लस ऊहिनी। ऊहिनी का मतलब है समूह। ठीक। तो अक्ष प्लस ऊहिनी, तो अक्ष के लास्ट में क्या है? आधा क्ष और प्लस अ। ठीक। ऊहिनी के शुरुआत में क्या है? बड़ा ऊ। तो अभी तक आपने जितना नियम पढ़ा, उस नियम में क्या है कि अगर अ और ऊ पास में आएंगे तो ओ बनेगा, तो अ और ऊ पास में आए तो ओ बनना चाहिए था। तो जनरल रूल जो है, सामान्य नियम जो है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या बनना चाहिए था? ओ। लेकिन ये तो एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? जो जनरल रूल से अलग हट करके हो, वही एक्सेप्शन। वरना तो जनरल रूल में नहीं होता, फिर एक्सेप्शन क्यों? तो इसलिए ये क्या है? एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन में चेंज कुछ और होगा, जनरल रूल वाला चेंज नहीं होगा। तो क्या चेंज होता है कि यहां पर अ और उ आते तो हैं पास में, लेकिन ओ में ना बदल करके औ में बदलते हैं, और यही एक्सेप्शन है कि वो औ में बदलते हैं। ठीक है। औ में अगर बदले हैं तो अब श के साथ औ की मात्रा जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा? क्षौ। तो शब्द क्या बन जाएगा? अक्षौ। और उसके बाद हिनी बचा हुआ है, तो हिनी ऐसे ही आ गया, अक्षौ हिनी। लेकिन ये शब्द भी गलत है, सही नहीं। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि व्यंजन संधि के दो ऐसे नियम हैं जो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि सब जगह लागू होते हैं, बताया था। एक तो वाला हो गया कि अगर री या र के बाद न व्यंजन आएगा तो न व्यंजन ण व्यंजन में बदल जाएगा। अब दूसरा समझिए, दूसरा नियम क्या है कि अगर ये वाला श, इस श को क्या कहते हैं? मूर्धन्य श। अगर मूर्धन्य श आया है किसी शब्द में, ध्यान से सुनिए, अगर किसी शब्द में मूर्धन्य श आया है और उसके बाद उस शब्द में कहीं पर ता व्यंजन या था व्यंजन या न व्यंजन आया है, तो ये ता व्यंजन ता व्यंजन में बदल जाएगा, और था व्यंजन था व्यंजन में बदल जाएगा, और न व्यंजन अण व्यंजन में बदल जाएगा। मतलब ता था दा धा न पढ़ते हैं, तो ता था दा धा न में ता था और न की बात हो रही, ता था न। तो अगर मूर्धन्य श के बाद ता था न में से कुछ आएगा तो ये ट ठ ण में बदल जाएगा। ठीक है, ये नियम। लेकिन अगर मूर्धन्य श और इनके बीच में ट वर्ग आ गया कोई, यानी कि ट ठ ड ढ ण में से कुछ आ जाए, इसके और इसके बीच में ट ठ ड ढ ण में से कुछ आ गया, तो फिर उस कंडीशन में फिर ये चेंज नहीं होगा। ठीक। अब ये चीज यहां कैसे लागू हो रही है भाई? तो यहां देखिए, आपको वर्णमाला में पढ़ाया गया था संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते थे? 4। कौन कौन से? क्ष, क्र, ज्ञ और श्र, ये 4 थे। ठीक। संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर के बने थे। तो यहां पर देखिए, जो क्ष है ये किससे मिलकर के बना था?
क और श से। अब इसमें औ की मात्रा है तो औ हमने यहां पर अलग लिख रखा है, ठीक। तो क, श और औ, तो इसमें श आया है यहां बीच में, मूर्धन्य श, ये देखिए ये आ गया। उसके बाद यहां पर हिनी में न भी आ गया, तो ये न प्लस ई, तो इसके आने की वजह से ये न चेंज हो जाएगा ण में। तो अब ये शब्द क्या बन जाएगा, अक्षौहिणी। तो ये अक्षौहिणी शब्द कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग परीक्षाओं में, तो इसलिए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अब अगला यहां देखिए, प्र प्लस ऊड़, ऊड़ का ही स्त्रीलिंग कर दें, अगर हम जेंडर चेंज कर दें। फेमिनिन जेंडर में जब आप देख रहे थे तो फेमिनाइन जेंडर में क्या था, ऊढ़ा, और मैस्कुलिन जेंडर में क्या हो जाएगा, ये ऊढ़, ठीक। जो एडल्ट लोग होते हैं यानी कि 18 साल से ऊपर वाले, उनको हम कहते हैं कि वो प्रौढ़ हो गए हैं। तो प्र प्लस ऊढ़, यहां पर प्र में क्या है, प प्लस र प्लस अ, ये पढ़ाया था ना प्र, जब वो चारों तरह के रा वाले बता रहे थे हम तब। तो यहां पर प प्लस र प्लस अ है, और यहां पर ऊढ़ में शुरुआत में बड़ा ऊ, तो अ और ऊ पास पास आए, तो सामान्य नियम क्या है, ओ में होना चाहिए था, लेकिन ये तो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, औ में चेंज होना, ठीक। तो अब औ इसके साथ लगेगा, तो जो पहले प्र था अब क्या हो जाएगा, प्रौ, तो ये हो गया प्रौ, और यहां पर ऊ यूज हो चुका है, ढ़ बचा है, तो ढ़ यहां आ गया, तो शब्द क्या बन गया, प्रौढ़, ठीक, प्रौढ़। अब आपको इसी से रिलेटेड, इस वाले रूल से रिलेटेड अगर आपको और शब्द देखने हैं तो आप ये भी देख सकते हैं। देखिए, श के बाद त था न आएगा तो वो ट ठ ण में बदल जाएगा, लेकिन अगर बीच में ट आ गया तो फिर ये चेंज नहीं होगा। जैसे अक्षौहिणी अक्षौहिणी में बदल गया, भक्षण भक्षण में बदल गया, पोषण देखिए श के बाद न आया ण में बदल गया, श के बाद न आया ण में बदल गया, श के बाद न आया ण में बदल गया, श के बाद न है ण में बदल गया। यहां पर लक्ष्मण लक्ष्मण, पृस्थ देखिए श के बाद था आया तो ठा में बदल गया, क्योंकि था ठा में बदलता है। दृष्टा तो क्या बन गया, दृष्टा, ठीक। अंतर होता है दृष्टि और दृष्टा में, ये ध्यान रखिए। दृष्टि में द में री लगा हुआ है और दृष्टा में द र और अ है, ठीक। इसी तरीके से सृष्टि होती है, और सृष्टि में जो सृष्टि करता है वो सृष्टा कहलाता है, ठीक। इसी तरीके से ये देखिए, युधिष्ठिर में देखिए मूर्धन्य ष के बाद क्या है, था, तो ये किसमें, ठ में। ये मूर्धन्य ष के बाद था तो ठ में, थ ठ में, थ ठ में, थ ठ में, लेकिन कहानी चेंज हो रहा है, ट वर्ग जब आ जाए। देखिए श आया ना आया, बीच में क्या आ गया, ड, तो चेंज नहीं हो रहा है यहां पर। इसी तरीके से यहां भी ड है और उसके बाद देखिए य के बाद ना है, ठीक। तो यहां पर श और न के बीच में ड आ गया, चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे यहां पर देखिए श और न के बीच में ड आ गया, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये अगर समझ में आ गया है तो अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, महा प्लस ई से महेश होगा, अ और ई आ रहा है तो ए बनेगा, तो महेश। रमा तो यहां बड़ा और बड़ी ई आ रहा है तो भी ए बनेगा, तो रमेश। यहां उमेश, यहां आ और ऊ है तो ओ बनेगा, तो महोष्ण। शीत और उष्ण में शीतोष्ण, लंब प्लस उदर में लंबोदर, यहाँ आ और ऊ, जहां जहां ऊ है वहां ओ होगा, तो क्या हो जाएगा, लंबोदर, लोकोपयोगी, परीक्षोपयोगी, परोपकार, ग्रामोद्योग, ग्रामोद्धार, बालेंदु। यहाँ ई है तो ए हो जाएगा, यहाँ ऊ है तो ऊ ऊ ऊ ऊ, तो सब जगह ओ हो जाएगा। महोदय, चंद्रोदय, सूर्योदय, जलोर्मी, ठीक। यहां भी ऊ है तो परिणामोन्मुख, यहां पर महोत्सव, यहां पर क्षीरोदधि, ठीक। यहां पर री है तो क्या होगा, अर, तो बन जाएगा देवर्षि।
यहाँ यज्ञ प्लस उपीत से क्या बन जाएगा, यज्ञोपवीत, क्योंकि आ और उ है तो ओ बनेगा। यहाँ भी आ और उ है तो ओ बनेगा, तो हितोपदेश। यहाँ दाम प्लस उदर, आ और उ है तो क्या हो जाएगा, दामोदर। आपने नाम सुना होगा, दाम का मतलब होता है रस्सी या रज्जू, दाम। ऐसा कहते हैं कि कृष्ण जी जो हैं वो बचपन में बड़ी शरारतें कर रहे थे, तो उनकी माता यशोदा ने उनको जो है उनके एक खंभे में उनको बांधा, तो उनके पेट में रस्सी बांध दी थी। तो जो पेट में रस्सी बांध दी थी तब से उनका नाम क्या पड़ गया, दाम जो है वो उदर में, तो क्या बन गया, दामोदर। तो हिंदी में, बल्कि कह दीजिए कि संस्कृत में शब्द है दाम, जिसका मतलब होता है रस्सी, दामोदर। और एक उर्दू में भी दाम है जिसका मतलब होता है मूल्य। ठीक है, ये हो गया। अवध प्लस ईश, अ और ई है तो एश ए हो जाएगा, तो क्या बनेगा, अवधेश। यहाँ सुर प्लस इंद्र में सुरेंद्र, और यहाँ पर महेंद्र। ठीक। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।